जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग रेलवे क्रैश कोर्स 2026 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ पीवाईक्यू रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, बल्कि उस 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उस सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उस 30 क्वेश्चन के सारे टॉपिक को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो वो सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं, बल्कि 30 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो साइंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा। आप चाहे वो आगामी आरआरबी, जेई की, एएलपी की, टेक्नीशियन की या ग्रुप डी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर फॉलो करें। आज हमारा क्लास नंबर 1 है। मैं रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो आपको भी यहाँ पर पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आप भी रेलवे में सिलेक्टेड हो पाओ। तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन है एक्वेरियम, वन, बगीचा, फसल क्षेत्र या खेत। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी क्षेत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। यहाँ पर तो पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो जीव मंडल या पर्यावरण की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जीव मंडल या पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी खुद ही एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी खुद एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हम लोग यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप के बारे में डिस्कस करें तो पारिस्थितिकी तंत्र 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, वन हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। यहाँ पर अगर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो खेत, बगीचा, पार्क, एक्वेरियम, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर आपको मेनली ये याद रखना है एग्जाम्पल में कि कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पर कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम के लिए हम लोग याद रखेंगे कि खेत, बगीचा, पार्क, एक्वेरियम, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बाकी जो भी आपको मिलेगा वो लगभग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र ही होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं। तो एक्वेरियम, एक्वेरियम एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर एक्वेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन की बात करें तो वन यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बगीचा की बात करें तो यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। फसल क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तो यह भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर एक्वेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, बगीचा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और फसल क्षेत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा, वन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, वन। वन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र में पादांक सबस्क्रिप्ट जो होता है क्या दर्शाता है। यहाँ पर ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। सबसे पहला ऑप्शन है यौगिक का द्रव्यमान, एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था या आयन का आवेश। यहाँ पर हम लोग पहले सबस्क्रिप्ट समझते हैं कि होता क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे
कि यहां पर H2 लिखा हुआ है और यहां पर 2H2 लिखा हुआ है। H2 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहा है। यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहा है। आप ये स्टेटमेंट जानते होंगे कि परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करता है। 2H2 का मतलब हो गया यहाँ पर कि यहाँ जो ये 2 दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पर मौजूद है, जो दो अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट का मतलब। यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक सूत्र में पादांक क्या दर्शाता है। तो पादांक दर्शाता है कि एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर एक अणु में तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये दिखाता है सबस्क्रिप्ट। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। ये आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से संचित ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी क्लास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सी ऊर्जा अपेक्षिक है और कौन सी ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरणीय होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि द्वारा आसानी से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, पत्तियां। ये सब क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है जो आसानी से सड़ गल जाता है। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते हैं या बहुत लंबा समय लेते हैं सड़ने गलने में, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री अजैव निम्नीकरणीय, यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय है। तो अजैव निम्नीकरणीय यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक यहाँ पर क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है, 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। तो यहाँ पर वेग पूछा है, तो वेग बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, v बराबर u प्लस at। फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। यहाँ पर हमसे वेग पूछा है, यहाँ पर विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.5। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड के बाद हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 10 हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। यूनिट भी आपको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड। कई बार यहाँ पर यूनिट चेंज कर देता है, इसमें तो सेम ही यूनिट दिया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20 सेकंड के बाद कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, ये कार का वेग हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारों का टिमटिमाना
की परिघटना, तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। किस परिघटना से यहाँ पर तारों का टिमटिमाना संबंधित है? तो यहाँ पर ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ से कुछ मुड़कर प्रवेश करती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझे तो पहला एग्जाम्पल है पानी की सतह पर रखी छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तीसरा है, आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के कुछ समय बाद और सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य दिखाई पड़ता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चौथा एग्जाम्पल है जल से भरे बर्तन में किसका ऊपर उठा जल के भरे बर्तन में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है कि जल के भरे बर्तन में जब सिक्का हम लोग देखते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसको आप रिमेंबर रखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आरआरबी जेई यहाँ पर 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिनालिका सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। यहाँ पर सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करें तो एक कुचालक पर जो कोई तार या कंडक्टर लपटी हुई रहती है तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम होता है, यदि हम यहाँ पर चार फिंगर को करंट के डायरेक्शन में शो करें तो यहाँ पर अंगूठा जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारा हो गया मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, जिससे हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलेनॉइड से रिलेटेड दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि परिनालिका के अंदर, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको हमेशा याद रखना है आपको कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिनालिका के अक्ष के समांतर है और यहाँ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है। तो यहाँ पर परिनालिका के बाहर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र हमें लगभग शून्य होता है। यहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाया गया है लेकिन वो बहुत ही कमजोर, मतलब नेग्लेक्ट उसको हम लोग मान सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगभग शून्य बोलते हैं उसको, कि लगभग शून्य माना जाता है। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। दूसरा होता है परिनालिका के बाहर यदि बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है लगभग शून्य के बराबर होता है। तो अब लोग हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पर एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अभी मैंने आपको समझाया कि अपवर्तन क्या होता है, ये रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कौन सा यहाँ पर परिणाम है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अग्रिम सूर्योदय से पहले एवं विलंबित सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ समय तक हम लोगों को सूर्य दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसको हमेशा याद रखना है। जो चार एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया है
अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है कि पानी की सतह पर रखी छत मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण? वायुमंडलीय मतलब अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तीसरा है सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चौथा हमारा एग्जाम्पल है कि जल से भरे बर्तन में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्त्रीकेसर का सुजा हुआ निचला भाग क्या होता है, स्त्रीकेसर के मध्य भाग क्या होता है, स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग क्या होता है, और अंडाशय में क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है इससे रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या होता है हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एंड्रोसियम, पुमंग। पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प जो होता है उसका नर भाग होता है। यह कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है जिसे स्टेमेंस कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पुमंग जो होता है कई लंबी लंबी रचनाओं से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। यहाँ पर पुंकेसर के बारे में याद रखना है कि दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है लंबा भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट, तंतु कहते हैं। तथा उसका अग्र भाग होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पर ये हो गया आपका फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। और ये जो भाग होता है ये क्या हो जाता है? यहाँ पर एंथर। एंथर क्या होता है? परागकोश होता है। इसी परागकोश में यहाँ पर क्या होता है? परागकण का विकास होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परागकोश में परागकण का विकास होता है। तो ये क्या था कि पुष्प का जो नर भाग है उसका हम लोग डिस्कस कर लिए, ये फिलामेंट होता है। ये क्या होता है? परागकोश होता है, जिसमें परागकण का विकास होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पुष्प का मादा भाग क्या होता है। तो जाइगोनेशियम, जायांग, यह पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। यह भाग कार्पेल्स, स्त्रीकेसर इकाई से मिलकर बना होता है। कार्पेल्स से स्त्रीकेसर इकाई से मिलकर बना होता है कौन सा? जायांग। अब स्त्रीकेसर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे जो भाग होता है फुले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी, अंडाशय कहते हैं। जो सबसे नीचे भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी। मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका। तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि स्त्रीकेसर जो कार्पेल्स होता है उसके तीन भाग होते हैं। जो सबसे अग्र भाग होता है, जो फूले रहते हैं सबसे नीचे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय। मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं तथा अग्र भाग जो रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अब क्या है कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागन कहते हैं। ये कभी कभी डिफिनेशन पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको ये रिमेंबर रखना है कि परागन क्या होता है। डिफिनेशन सीधा आपको पूछ देगा स्टेटमेंट बना करके कि परागन क्या होता है। तो परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखना है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर पुष्प के मादा भाग से क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि स्त्रीकेसर का सूजा हुआ निचला भाग, निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो उसके बाद स्त्रीकेसर का मध्य भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। मध्य भाग क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। नेक्स्ट स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग, शीर्ष भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा। अगला है हमारा अंडाशय में डैश होते हैं। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। यहाँ पर मैंने आपको चारों डिस्कस करके बता दिया कि किस तरीके से मिलान करना है। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, एक भी आपका मिलान हो गया उस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन आप छांट करके भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। और दूसरा कौन सा है? डी। पहला सी, दूसरा डी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। ये आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। तो जिसमें एक ही जनक शामिल होता है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन, जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है वो अलैंगिक जनन होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिया है जो आपको याद रखने हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें अकेला जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है कि किसी भी प्रकार के युग्मक भाग नहीं लेते। यहाँ पर जो गैमेट होता है, जैसे मेल गैमेट स्पर्म हो गया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के गैमेट भाग नहीं लेते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। तीसरा हमारा निषेचन नहीं होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है अलैंगिक जनन में नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर जो कोशिका का विभाजन होता है असूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आपको रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार से गतिमान है। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है। तो ये असमान मात्रा में बढ़ाई जाती है यहाँ पर चाल को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असमान त्वरण। एक समान वेग, एक समान त्वरण, एक समान चाल, असमान त्वरण, तो क्या हो जाएगा असमान, क्योंकि यहाँ पर असमान मात्रा में बढ़ाई जाती है चाल को, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, असमान त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं यहाँ पर, जो बार बार कोई एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूसरा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर a बराबर dv/dt यहाँ पर दिया हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तीसरा हमारा है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो होता है स्लोप, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेग देता है, वेलोसिटी देता है यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप। उसके बाद है वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है ढाल, वो क्या देता है, त्वरण देता है, एक्सीलरेशन यहाँ पर देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कभी कभी पूछ देता है कि वेग समय ग्राफ का एरिया क्षेत्रफल क्या देता है, तो वो एक समय ग्राफ का जो एरिया देगा वो विस्थापन देगा, और त्वरण समय ग्राफ का जो एरिया देता है वो क्या देता है, वेग देता है, यहाँ पर वेलोसिटी देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आप इसको रिमेंबर कर लेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं और आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि कौन सा सेल ऑर्गेन एटीपी बनाने से जुड़ा हुआ है। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एटीपी बनाने से जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी बनाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहता है, जिसमें वो ऊर्जा को क्या कहते हैं, संचित करके रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी बनाने से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस उपकरण का शक्ति अनुमान पावर रेटिंग क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। ये आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पावर रेटिंग हमसे पूछा हुआ है। तो पावर रेटिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, I²R। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी को हम लोग लिखते क्या, V²/R, V²/R यहाँ पर। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि P बराबर VI या I²R या V²/R। अब इसमें जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पावर रेटिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो पावर रेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना दिया है 180 इंटू करंट कितना दिया हुआ है 1.75। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 315 वाट यहाँ पर
करंट पावर रेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर 315 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि 315 वाट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर रेटिंग हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर हम लोगों को गलत कथन सिलेक्ट करने हैं। ये टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं, फिर यहाँ पर जो भी गलत रहेगा उसको हम लोग छाटेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है कि लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। दूसरा है, यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाएगा। तीसरा है, परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन है, परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को गलत को सिलेक्ट करना था कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर दिया था कि फोर्थ क्या होता है कि परिनालिका। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है कि परिनालिका के अंदर जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। और यदि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो वो लगभग शून्य होता है। तो ये सोलेनॉइड से रिलेटेड था, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेली की स्थिति में, यहाँ पर कह रहा है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त व्यवस्था है। डिस्पेस फेज है यहाँ पर। तो एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैस प्रवस्था, द्रव प्रवस्था, ठोस प्रवस्था, ठोस एवं द्रव प्रवस्था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जेली क्या कॉन्सेप्ट है, जेली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था या प्रक्षेपित कण। प्रक्षेपित कण इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स पार्टिकल। यहाँ पर इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि ये हो गया आपका विलायक जो होता है और ये हो गया आपका विलय। तो ठोस जब विलायक परिक्षेपण माध्यम रहेगा और ठोस जब परिक्षेपित कण रहेगा तो ठोस तौल का निर्माण करेगा। दूसरा है कि ठोस जब परिक्षेपण माध्यम रहेगा और परिक्षेपित कण द्रव रहेगा तो यहाँ पर जेल का निर्माण करेगा, जो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि जेल किसका कैसे बनता है। और तीसरा है यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम यदि ठोस रहेगा और गैस रहेगा तो ठोस फॉर्म बनेगा, द्रव रहेगा और ठोस रहेगा तो तौल बनेगा, द्रव द्रव रहेगा तो पायस बनेगा। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। द्रव और गैस रहेगा तो फोम या झाग का निर्माण करेगा, गैस रहेगा उसमें यदि ठोस या द्रव को मिलाएंगे तो क्या होगा, एरोसोल का निर्माण होगा। तो ये था जब हम लोग परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कण को मिलाते हैं तो कौन सी यहाँ पर अवस्था बनती है, ठोस तौल, जेल, ठोस फॉर्म, सॉल, पायस, फोम या झाग, एरोसोल। नेक्स्ट जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर इन सब का मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जाम्पल आपको शो करूंगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, मैं ज्यादा आपको बर्डन नहीं दे रहा हूँ, आपको पहले इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सारे जो दिया हुआ है ठोस तौल, जेल, ठोस फॉर्म, इन सब का यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप इजिली याद कर पाओ। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रवस्था है। परिक्षिप्त प्रवस्था यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द्रव। प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है, द्रव है यहाँ पर, या इसको हम लोग प्रक्षेपित कण भी बोल सकते हैं। तो प्रक्षेपित कण यहाँ पर क्या है, द्रव प्रवस्था है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, होने पर ऑक्सीडाइजेशन होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश हो जाता है। आरआरबी जेई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो सिल्वर का रंग बदल करके क्या हो जाता है, काला हो जाता है, और यहाँ पर कॉपर का रंग क्या हो जाता है, हरा। तो यहाँ पर सिल्वर का रंग काला हो जाता है और कॉपर का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जब मेटल की बात करेगा यहाँ पर सिल्वर का, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कॉपर की बात करेगा तो कॉपर का रंग कैसा हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद हरा हो जाता है। आयरन की बात करेगा, लोहा का, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका लाल भूरा रंग हो जाता है, जिसको हम लोग जंग के नाम से भी जानते हैं। एल्युमिनियम की बात करेगा तो एल्युमिनियम का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है, सफेद या धूसर कलर का यहाँ पर हो जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक क्या हो जाता है, यहाँ पर सफेद हो जाता है। तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है।
तो ये वो एग्जाम्पल्स है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, बार बार ये रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर सही युग्म का बोल रहा है क्या पर करने के लिए, चयन करने के लिए। ये टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति क्या होती है, और समान होते हैं। यहाँ पर सही हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति क्या होती है? असमान त्वरण होती है। नहीं, ये गलत है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति क्या होती है? समान त्वरण से गिरती है। दूसरा है हमारा वेग समय के साथ नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा? असमान गति। नहीं, ये जब वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो वो क्या हो जाता है? एक समान गति होता है। तीसरा है कि प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा सही है। मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया है कि प्रति एकांक समय में क्या वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वेग समय के साथ बदलता है तो एक समान गति। जब वेग समय के साथ बदलता है तो एक समान कैसे हो जाएगा? वो असमान या असमान गति होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ये मैंने पीछे भी डिस्कस कर दिया है कि वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ का यदि स्लोप पूछ देगा तो वो क्या देगा? वेग देगा, वेलोसिटी। और वेग समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। और यहाँ पर वेग समय ग्राफ का यदि एरिया की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। और त्वरण समय ग्राफ का एरिया की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या देता है? वेग देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F, आकर्षण बल कितना दिया है? F, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आकर्षण बल जो होता है क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 M1 M2 बट्टा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर M1 M2 और G क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा डी स्क्वायर। ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? x दूरी पहले था और 2x हो गया, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? दोगुनी हो गया। तो F क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले F था, अब क्या हो जाएगा? F/4। यहाँ पर F/4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल। पेयजल को रोगाणुनाशित डिसइंफेक्टिंग करने के लिए विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पेयजल को रोगाणुनाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजन चूर्ण का। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये RRB JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कि यह जल की कठोरता को कम करता है। दूसरा है यह क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा है यह एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और चौथा है यह जल को उदासीन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह क्लोरीन का विमोचन करता है। जो विरंजन चूर्ण होता है वो यह क्लोरीन का क्या करता है? विमोचन करता है, जो कीटाणुओं का नष्ट करता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर विरंजन चूर्ण से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है विरंजन चूर्ण से रिलेटेड। तो यहाँ पर विरंजन चूर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कई बार आपको ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। तो विरंजन चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है? विरंजन चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनाया जाता है। किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। विरंजन चूर्ण को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है कि कपड़ों और कागज को विरंजन में, यानी कि विरंजन मतलब सफेदी करने में। दूसरा है जल के कीटाणु रहित करने में, जो हमारा अभी प्रीवियस क्वेश्चन था कि जल को कीटाणु रहित करने में। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये था हमारा विरंजन चूर्ण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये टेक्नीशियन का पूछा हुआ 2024 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि ग्रास नली, मुंह, अमाशय। दूसरा है मुंह, ग्रास नली,
अमाशय, तीसरा है मुंह, अमाशय, ग्रास नली, उसके बाद चौथा है ग्रास नली, अमाशय, मुंह। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि ये पाचन नली का सबसे पहले क्या होता है, मुख से प्रारंभ होता है, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है और उसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसे क्या कहते हैं। तो समावयवी, समजातीय श्रेणी, विसमजातीय श्रेणी और श्रृंखलन। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी। हम लोग क्या कहते हैं इसको, समजातीय श्रेणी। जब क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। अब सजातीय समजातीय श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि समजातीय श्रेणी आखिर होता क्या है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह उपस्थित रहता है। यहाँ ये याद रखना है कि क्रियाशील समूह हमेशा समान रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, तथा जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि CH2 का अंतर रहता है। जैसे CH4 C2H6, यहाँ पर कितना का अंतर है, CH2 का। ये दोनों क्या है, सजातीय श्रेणी हो जाएगा। अगला है C3H8 C4H10, इसमें भी कितना का अंतर है, CH2 का। तो ये क्या हो जाएगा, सजातीय श्रेणी हो जाएगा। और अगेन ये क्या है, दोनों का क्रियाशील समूह सेम है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या होता है कि सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। जो ये सजातीय श्रेणी होता है, होमोजेनियस सीरीज, इसका क्या होता है, रासायनिक गुण, केमिकल जो यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, समान होता है सभी का। और सजातीय श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुण जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, जैसे द्रव्यनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये क्या होता है, क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ऐसे हैं जो याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये आपको आरआरबी जेई 17 दिसंबर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, सजातीय श्रेणी से रिलेटेड। 17 दिसंबर, आई थिंक 17 दिसंबर में ही पूछा गया था क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है। तो ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह शून्य होता है, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह प्रतिरोध मानों के अनुसार विभाजित किया जाता है, चौथा है यह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समांतर होता है। सबसे पहले हम लोग समांतर परिपथ को समझते हैं। जैसे यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे ये R1, R2, R3 हो गया। ठीक, यहाँ पर ये वोल्ट लगा हुआ है, इधर से करंट आई जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये समांतर परिपथ है। ठीक, समांतर परिपथ में ये R1, R2 किसमें कनेक्टेड है, समांतर, पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि करंट जो होता है सभी के लिए डिफरेंट होता है, बट वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। R1 में भी जितना वोल्टेज रहेगा, R2 के लिए भी और R3 के लिए क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पर सेम होगा। तो ये याद रखना है कि वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, या प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होता है। ये था हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को कहा जाता है, गैस के रूप में जाना जाता है। उन अशुद्धियों को किसके रूप में जाना जाता है, तो कैथोड पंख, एनोड पंख, गैंग, विद्युत अपघटनी पंख। सबसे पहले विद्युत अपघटनी परिष्करण, हम लोग ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग बैक आएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें तो यह विधि धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है, यह धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु का प्लेट एनोड का तथा शुद्ध धातु का प्लेट क्या होता है, कैथोड का बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु का प्लेट किस चीज का, एनोड का बनाया जाता है, और शुद्ध धातु का प्लेट जो होता है किस पर, कैथोड का बनाया जाता है।
अब हम लोग यहाँ देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्धियां किस पर? एनोड पंख पर यहाँ पर जमा हो जाता है। ये जो जमा हो जाता है उसको नीचे अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती है, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? एनोड पंख कहा जाता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बैक आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये किससे किससे बना होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे? मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किससे बना होता है? कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये शरीर के आंतरिक अंगों जैसे किडनी, अमाशय, हृदय की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मस्तिष्क से निकलने वाली यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं इस मिलकर क्या करता है? तो यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है किसका? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धारा आई, शक्ति P और वोल्टा V के बीच संबंध पूछ रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? VI, या इसी को हम लोग लिखते हैं I² R, या इसी को लिखते हैं V² R। तो ये हमारा होता है पावर और वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? I, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर P/V। तो I बराबर P/V, यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर कह रहा है कि एक एथलीट की चाल भी क्या होगी यदि एथलीट की त्रिज्या R के वृत्ताकार पथ के परितः एक बार चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लगता है। ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे चाल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ पर चाल बराबर। तो यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितना है कि एक चक्कर पूरा कर रहा है वृत्ताकार पथ का, तो कितना हो जाएगा? 2πr। यहाँ पर त्रिज्या r दिया हुआ है तो 2πr, यहाँ पर t सेकंड दिया हुआ है तो t, 2πr/t। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। यहाँ पर हमारा क्या है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश समांतर किरण से परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो वो किस होकर के? जब ये उत्तल दर्पण से समांतर आती है तो ये परावर्तक सतह से आपतित होकर के परावर्तित मुख्य फोकस से होकर होती है। तो यहाँ पर मुख्य फोकस यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, मुख्य फोकस से अपसरित होकर, मुख्य फोकस से अभिसरित होकर। यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जब दोनों की बात करेगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है। अपसारी का मतलब क्या हो गया? फैलाना। अपने पास जो किरण आती है उसको क्या करता है? ये फैला देता है। ठीक, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका यूज किया जाता है। कान आंख का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का यूज करता है। सर्च लाइट, लेजर लाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है।
यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो रोड पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य जो होता है उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब हमारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य फोकस से होकर के अपसरित। तो मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपसरित हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर अपसरित हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, प्रकाश जब आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, दूसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना, तीसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट को भराव क्षेत्र में डंप करना और चौथा है डिस्पोजल प्लास्टिक बैग का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये त्रिकोणीय प्रिज्म है कोई, इसका दो पार्श्व, एक पार्श्व ये और एक पार्श्व ये, इसके बीच का जो ये कोण है ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लक्षण ट्रेट्स निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। केवल मातृक डीएनए, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों, केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृवंशी नाना नानी के डीएनए। यहाँ पर आप लोग को ये याद रखना है कि कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर पूछा है लक्षण, ना कि पूछा है यहाँ पर जेंडर। जैसे कभी क्या होता है, ये कभी इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि लड़का या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है, तो वो मेल पर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लक्षण। तो लक्षण क्या होता है, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो किससे प्रभावित होता है, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित होता है लक्षण। तो ये था हमारा आज साइंस का लेक्चर, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो डिटेल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये सीरीज कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। आप भी यदि चाहते हैं, आगामी रेलवे का को टारगेट कर रहे हैं और साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सीरीज को कंप्लीटली आप जरूर वॉच करें। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे जो आप नहीं पढ़े हो, तो उसको आप नोट डाउन कर ले और उसको बार बार रिविजन करें, क्योंकि इसी में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट ना करे, बट कॉन्सेप्ट उसी वही रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नेक्स्ट हमारा 2 होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।